बिरजू भैया खुद तो भगवान को प्यारे हो गए, पर जाते जाते जीवन सुरक्षित करने के नाम पर अपनी बेटी विद्या का जीवन नर्क बना गए। साथ ही अपने बचपन के यार के बेटे का भी। बिरजू के बचपन के यार यानी रामबरन इकलौते बेटे ललित के साथ सीधे साधे पिता थे। उधर बिरजू की भी इकलौती बेटी थी विद्या। बिरजू और रामबरन की बचपन से ही बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों मध्यम वर्गीय परिवारों से थे। इंटर तक की पढ़ाई दोनों ने साथ साथ की थी, पर आगे चलकर समय और परिस्थितियों ने दोनों को दूर कर दिया था। रास्ते की दूरियां तो हुई, पर दोनों के दिल सदा एक दूसरे के समीप ही रहे। जवानी की दहलीज पर खड़े हंसते खेलते बिरजू के परिवार पर अचानक गाज गिर पड़ी। विद्या 5 साल की भी पूरी नहीं हुई थी कि उसकी माता का स्वर्गवास हो गया। बिरजू की आयु अभी मात्र 30 वर्ष की ही थी। समाज के चलन, दुनियादारी और छोटी बच्ची के लालन पालन का हवाला देकर बिरजू पर बहुतों ने दबाव बनाया, पर बिरजू ने किसी की नहीं सुनी। दूसरा विवाह करके विद्या को सौतेली माँ के आंचल में डालना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया। बिरजू ने बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार देकर बड़े नाजों से पाला था। विद्या 23 वर्ष की हुई तो बिरजू ने उसके लिए वर की तलाश प्रारंभ कर दी थी, पर विधि का विधान कुछ और ही था। अनायास ही बिरजू बीमार हो गए। बहुत दवा, इलाज, दुआ तावीज सब कुछ किया गया, पर बीमारी पकड़ में नहीं आई। और फिर जब पकड़ में आई तो टीबी में तब्दील हो चुकी थी। आखिरी स्टेज पर थी। केस बहुत बिगड़ चुका था। कोई इलाज नहीं था। अतः दिन गिनने के सिवाय कुछ बचा ही नहीं था। रामबरन अपने परिवार में पूरी तरह सुखी थे। कपड़े का व्यवसाय बढ़िया चल रहा था। पिता व्यवसाय चलाते थे। पुत्र ललित एक शुगर मिल में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। तनख्वाह तगड़ी थी। मिल मालिक एक ऊंची हैसियत वाले व्यक्ति थे। उनके और भी कई तरह के कारोबार थे। 2 संतानें थी, एक बेटा और एक बेटी। दुर्भाग्य से बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ था। बेटी ही उनके सारे कारोबार में की देखरेख करती, वह हाथ बटाती थी। ललित एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, इसीलिए मालिक की उस पर विशेष कृपा रहती थी। और उनकी बेटी काजल की भी। वह दिन पर दिन ललित के करीब आती जा रही थी। उसका साथ पाने के लिए तरह तरह के बहाने वह तलाशती रहती। कभी हिसाब किताब देखने समझने के बहाने, कभी जांच पड़ताल करने के नाम पर, किसी व्यापारी दौरे पर जाने के बहाने। बस उसकी निकटता पाना चाहती रहती थी वह। ऐसा नहीं कि ललित आकर्षित नहीं था, लेकिन वह बहुत सोच विचार और सूझबूझ वाला इंसान था। वह नहीं चाहता था कि उसका आकर्षण उसके लिए एक दिन दर्द की गांठ बन जाए। दोनों परिवारों में हैसियत के आधार पर जमीन आसमान का सा अंतर था। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था कि एक दिन बिरजू का फोन रामबरन के पास आया। उसने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए बड़ी ही मायूसी से अपने पास बुलाया था। रामबरन बेटे को साथ लिए जो पहली बस मिली उसी से गांव के लिए रवाना हो गए। बिरजू ठठरी सी देह लिए बिस्तर पर पड़े हुए थे। शरीर निर्जीव सा हो रहा था। उसकी कराह रामबरन के हृदय में तीर से चुभी जा रही थी। हर खांसी में खून आ रहा था। उल्टी भी खून भरी हो रही थी। रामबरन समझ गए कि ये इनकी आखिरी घड़ी है। लेकिन जाने से पहले बिरजू क्या कर जाएगा इसका रामबरन को भला कहाँ पता था। आधी रात के समय यकायक विद्या की चीख से बगल के कमरे में सोए रामबरन और ललित जाग उठे और दौड़े हुए उनके कमरे में पहुंचे तो बिरजू को खून की उल्टी हो रही थी। आंखों से बहती जलधारा को आंचल से पोंछती हुई विद्या एक प्लास्टिक का टब उनके सामने लगाए हुए थी। रामबरन ने टब उसके हाथों से ले लिया। ललित बिरजू की पीठ सहला रहा था। उल्टी कर चुकने के बाद उन्हें कुल्ला करवा कर जब लिटाया गया तो वे कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। रामबरन सब जानते समझते हुए भी झूठा आश्वासन देते हुए बोले, घबराओ नहीं बिरजू भैया, अब तुम ठीक हो जाओगे। गंदा खून निकल गया। थोड़े दिन की दवा में तुम चलने फिरने लायक तो हो ही जाओगे।
बिरजू खुद समझदार था, मुस्कुरा कर बोला, भैया रामबरन, हमारे दिन तो पूरे हो गए हैं। जाने का कोई दुख भी नहीं है, पर विद्या का खुश नहीं हो पाया। आत्मा में यही तड़प बनी रहेगी। रामबरन ने बिरजू का सिर सहलाते हुए भरे गले से कहा, काहे भैया, काहे आत्मा को कष्ट देते हो? उसका चाचा तो है ना। बस रामबरन का इतना कहना था कि बिरजू ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, सच कह रहे हो भैया? मेरे बाद तुम ही तो हो जो इसके सिर पर हाथ रखोगे। पल भर ठहर कर पुनः बोले, मुझे एक वचन दे सको तो मैं आसानी से इस दुनिया से जा सकूंगा। रामबरन भला क्या जानते थे कि यही एक वचन उनके परिवार की पूरी रूपरेखा ही बदल डालेगा। उन्होंने बिरजू के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े अपनेपन के साथ कहा, अरे कहो ना भैया, इतनी दुविधा में क्यों पड़े हो? क्या हमारा तुम्हारा कुछ बाटा है? मेरी बेटी को किसी अच्छे घर की बहू बनवा देना, कहकर अपने गमछे में मुंह छुपाकर सुबक पड़े थे बिरजू। उधर रामबरन बिना आगा पीछा सोचे पूरी तरह भावना में बह गए। हाँ हाँ बिरजू भैया, उसकी चिंता आप न करो। उसे तो मैं ही अपने ही घर की बहू बना लूंगा। अपनी ही धुन में दोस्त के प्यार में डूबे हुए रामबरन इतनी बड़ी बात कह गए, पर दूसरे ही पल उनकी नजर पास खड़े बेटे पर पड़ी, जिसके चेहरे पर की हवाइयां उड़ी रही थी। पिता की दृष्टि अपने चेहरे पर पड़ते ही वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। पीछे ही रामबरन भी बाहर निकले, पर अभी वे ललित से कुछ बात करते कहते कि विद्या की आवाज से वापस बिरजू के पलंग की ओर दौड़ आए। विद्या बार बार बाबूजी बाबूजी, कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोलिए, बोले जा रही थी। पर बाबूजी होते तब तो बोलते। वह तो इस संसार को छोड़कर कहीं बहुत दूर जा चुके थे। रामबरन और ललित विद्या को साथ लिए जब अपने घर पहुंचे, तो रामबरन की पत्नी सुलभा कुछ अचंभित तो हुई, पर बोली कुछ नहीं। थोड़ा सुस्ताने और पानी वानी पी चुकने के बाद जब ललित अपनी ड्यूटी पर चला गया, तो पति पत्नी की आपस में बातचीत से अवगत होने पर सुलभा आश्चर्यचकित रह गई। उसे लगा जैसे उसके ऊपर कोई बड़ा पहाड़ गिर पड़ा है। विद्या एक बहुत ही साधारण रूप रंग की लड़की थी, जबकि सुलभा ने अपनी बहू के रूप में जिस रूपवती कन्या की कल्पना की थी, वह बिल्कुल ही अलग थी। विद्या उनके बनाए उस अनुमानित फ्रेम में कहीं से भी नहीं समा पा रही थी। लेकिन जो होना था वह तो हो ही चुका था। पत्नी और पुत्र की अनिच्छा के बावजूद रामवरण को ने बिरजू को दिया हुआ वचन तो निभाना ही था। अपनी बात पर तो रखनी ही थी। आखिर ऊपर जाकर भी तो उन्हें कुछ जवाब देना था। ललित अपनी छुट्टियों का काम निपटाने में लगा हुआ था कि चपरासी ने आकर काजल मैडम का बुलावा सुना दिया। काजल ने बिना किसी भूमिका के कहा, ऐसा है मैनेजर साहब, काली पहाड़ी वाली मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, हमें वहां चलना पड़ेगा। फिर यकायक ललित के चेहरे को पड़ती हुई सी बोली, क्या बात है मैनेजर साहब, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं नहीं मैडम, कोई बात नहीं, सब ठीक ही तो है। ललित नींद से जागा और निरर्थक सहज होने का प्रयास करते हुए बोला, गुड, तो चलिए गाड़ी तैयार है। मुस्कुराते हुए काजल अपना पर्स उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। ललित मरे मन से अपनी नौकरी कर रहा था, क्योंकि नौकरी तो करनी ही थी। इधर रामबरन जल्दी से जल्दी ललित और विद्या को पक्के बंधन में बांध देना चाह रहा था, क्योंकि एक कुंवारी लड़की का इस तरह घर में रहना चर्चा का विषय बन सकता था। अतः रामबरन ने कुछ ही दिनों में ठीक ठाक घड़ी मुहूर्त देखकर 10-5 नजदीकी लोगों के बीच ललित और विद्या का विवाह कर दिया। शेष कहानी अगले भाग में सुने।